स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेट सब्जेक्ट में पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5। अब सबसे पहले उसमें हम सम की शुरुआत करें उससे पहले जो जो चीज़ें कैंसिल की हैं ना वही देख लेते हैं, ताकि क्या है वो पहले से ही हमें क्लियर हो जाए कि हमें इस चैप्टर के अंदर से कितने और कौन से सम करने हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 169 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 169 निकालो। अब उसमें जो हेडिंग लिखा है डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स, तो डेफिनेशन वाले यानी कि डेफिनेशन जो मेथड है वो सम कैंसिल किए हैं, यानी उसमें आप इस तरह से सी लिख देना, कैंसिल। क्लियर? डेफिनेशन वाले जितने भी सम हैं वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है। और पेज नंबर 169 पे इलस्ट्रेशन 1 से लेके इलस्ट्रेशन 6 तक सारे सम कैंसिल हैं। क्लियर? इलस्ट्रेशन 1 वो भी कैंसिल क्योंकि वो भी डेफिनेशन मेथड से है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पेज नंबर 172, 169 से स्टार्ट करके 172 जितने भी डेफिनेशन वाले सम हैं उस मेथड के सम हमारे कोर्स में नहीं है, यानी वो सब आप कैंसिल कर देना। यानी ये पूरी एक्सरसाइज 5.1 क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। क्लियर? फिर आगे सम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे कोर्स में है पेज नंबर 173 पे। फिर वर्किंग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसमें रूल नंबर 1, 2, 3 वो कोर्स में है, लेकिन रूल नंबर 4 जो है ना चेन रूल, वो हमारे कोर्स में से निकाल दिया गया है, यानी वो आप कैंसिल कर देना। रूल नंबर 4 चेन रूल है, वो हमारे कोर्स से कैंसिल किया है, यानी कि वो आप कैंसिल कर देना। क्लियर? पेज नंबर 173। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इलस्ट्रेशन पेज नंबर 174, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9, 10 ये सारे सम हैं। 11 भी है, 12, फिर 13 से कट, क्योंकि 13 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है वो चेन रूल वाला है। जब भी मोर देन 3 पावर, जब भी कोई भी इक्वेशन की पावर 3 से ज़्यादा होगी तो उसको चेन रूल में कन्वर्ट करने के बाद ही कैलकुलेट किया जा सकता है, और यही मेथड से यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तो यानी चेन रूल वाली सारी मेथड कैंसिल हो जाएगी, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 13 वो कट हो जाएगा। फिर 14 भी, क्योंकि 14 भी चेन रूल वाला ही है, यानी वो भी कट। फिर 15 हमारे कोर्स में है, वो कट नहीं करना। क्लियर? क्योंकि वो डिवीज़न वाला सम है। अब उसके बाद सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 16, 17, 18, 19 सारे सम है। फिर 20 भी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमारे कोर्स में है, तो उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 21 भी हमें करना है, 22 भी करना है। फिर पेज नंबर 181 पे जो मेथड है इंक्रीज फंक्शन एंड डिक्रीज फंक्शन, वो मेथड कैंसिल है। इंक्रीज फंक्शन एंड डिक्रीज फंक्शन ये मेथड कैंसिल हो चुकी है। क्लियर हुआ? यानी इसके भी जो सम होंगे वो भी कैंसिल होंगे। तो पेज नंबर 182 पे इलस्ट्रेशन नंबर 23 वो कट हो जाएगा। फिर 24 भी कट हो जाएगा। क्लियर? मैं सब में इस तरह से कैंसिलेशन दिखाऊंगा नहीं, मैं अभी एक्सप्लेन करता ही जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। इलस्ट्रेशन नंबर 23 और इलस्ट्रेशन नंबर 24 कैंसिल, पेज नंबर 182। उसके बाद में जो है ना मैक्सिमम एंड मिनिमम, वो कोर्स में है। क्लियर हुआ? ये पॉइंट हमारे कोर्स में है, सिर्फ इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला नहीं है। पेज नंबर अब 185 वो सम भी हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले हैं। इलस्ट्रेशन 25, 26 हमारे कोर्स में है। फिर पॉइंट मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट, वो भी हमारे कोर्स में है। उसके इलस्ट्रेशन 27, इलस्ट्रेशन नंबर 28, 29 ये तीनों इलस्ट्रेशन हमारे कोर्स में है। फिर एक
आखिरी पॉइंट जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमारे कोर्स में नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हमारे कोर्स में नहीं है, पेज नंबर 188, इसको कैंसिल करना है। और इसके इलस्ट्रेशन पेज नंबर 189 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 30 वो आप कैंसिल कर देना, और इलस्ट्रेशन नंबर 30 एंड 31 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? इस चैप्टर में इतना कैंसिल है, एक तो इंक्रीज डिक्रीज वाला फंक्शन, डेफिनेशन वाले सम, सेकंड चेन रूल वाले सम, थर्ड इंक्रीज डिक्रीज वाले सम, और फोर्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हुआ? फर्स्ट डेफिनेशन वाले सम, सेकंड क्या होगा चेन रूल, थर्ड होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ फंक्शन, फोर्थ होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने लास्ट में देखा। ये 4 पॉइंट कैंसिल हैं, तो उसके बेस पे जो भी सम होंगे वो भी हमें कैलकुलेशन करने नहीं है। क्लियर? अब हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 173 से। ये हमारा स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट स्टेट, चैप्टर 5 पार्ट 2 डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 में चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। और अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 173 से। पेज नंबर 173 उसमें जो लिखा है ना, वी शैल यूज डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, पॉइंट 1 y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी हमारा फॉर्मूला नंबर 1, y यानी कोई भी फंक्शन y x रेस टू n दिया हो, यानी कि यहाँ पे कंपलसरी x होना चाहिए। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड बेस, और ये होगा पावर। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडाइसिस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये बेस होगा और ये पावर। बेस कंपलसरी x होनी चाहिए, और पावर कोई भी नंबर हो, लेकिन वो सारे नंबर कौन से होंगे? प्लस वाले। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर द सेट ऑफ z यानी ज़ेलन नंबर्स, यानी यहाँ पे पावर में प्लस वाली पावर भी हो सकती है, प्लस वाले नंबर भी, माइनस वाले नंबर भी होंगे, और कोशंट यानी फ्रैक्शन नंबर भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह की कोई भी पावर हो, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। जब भी बेस x हो और यहाँ पे कोई भी नंबर हो, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकलेगा? डेरिवेटिव इसको किस तरह से बोला जाएगा? d यानी डेरिवेटिव, d यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y, यानी ये जो फंक्शन होगा ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो होगा ना, उसके आगे हम क्या बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे जो y होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और अंदर जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इतना हमें याद रखना है। जो फंक्शन होगा, जो इक्वेशन होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अंदर जो वेरिएबल होगा जिसका हमें डेरिवेटिव निकालेंगे, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके बेस पे? x के बेस पे। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब ये किस तरह से कैलकुलेशन होगा? ये n x के साथ मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, n क्या होगा? आगे आ जाएगा, और n में से -1 यानी 1 कम हो जाएगा। ये रूल है। जब भी y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n दिया हो, तो n आगे लिखना है मल्टीप्लाई में, और उसमें से 1 कम कर देना, यानी n इंटू एक्स रेस टू n -1। ये सब जगह पे काम लगेगा, ये मेन रूल है, खास ध्यान देना है। फिर सेकंड, जब भी y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो, कांस्टेंट यानी 5, 6, 7 टेस्ट 5, 6, 7 यानी वेरिएबल बिना का जब भी कोई नंबर दिया हो, सिर्फ 5 दिया हो, इट इज़ अ नंबर ऑफ विदाउट वेरिएबल, इट इज़ अ नंबर ऑफ विदाउट वेरिएबल। यानी कि
एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल के बिना जो सिर्फ नंबर दिया हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से, एक्स के बेस पर से हम वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये कंपलसरी है। तो एक्स तो इसमें है नहीं, वाई तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि फंक्शन है, लेकिन वाई के अंदर एक्स है, यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। एक्स है ही नहीं तो फिर उसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर हुआ, ये खास हमें ध्यान देना है। जब भी कोई भी सिर्फ नंबर दिया हो, वेरिएबल बिना का सिर्फ कोई भी नंबर दिया हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं तो क्या करेंगे हम, ज़ीरो कर देंगे। इन शॉर्ट सिर्फ नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो लिखना है। क्लियर। अब थर्ड, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या होगा, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो मैं इस तरह से लिखूँगा u प्लस वी और u माइनस वी। बुक के अंदर दोनों प्लस माइनस करके दिया हुआ है, मैंने सिर्फ अलग किया और कुछ नहीं। तो इसका डेरिवेटिव इस तरह से होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये u भी फंक्शन, v भी फंक्शन और y भी फंक्शन। y के अंदर u एंड v होंगे और u एंड v वो भी खुद एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन के अंदर क्या होना चाहिए, x, u में भी एंड v में भी। ये तो सम स्टार्ट होगा ना, आपको पता चल जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, उसमें प्लस था इसमें माइनस, डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब फोर्थ, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, u एंड v। तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले u एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव, फिर प्लस वाली साइन, फिर जिस तरह से ये किया उस तरह से v की बारी होगी, v एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में u का डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स। और जब भी ये तो ब्रैकेट होंगे, जो भी ब्रैकेट दिए होंगे ना, उसको फर्स्ट ब्रैकेट को हम क्या एज्यूम करेंगे, u, सेकंड ब्रैकेट को हम क्या एज्यूम करेंगे, v। तो जब भी सिर्फ दो ब्रैकेट दिए हों तो ये, अगर तीन ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन बोला हो तो एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। तो वो मैं अभी नहीं दिखाने वाला, वो डायरेक्टली जब सम आएगा ना तो उसमें ही मैं आपको बता दूंगा कि जब भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो ये मेथड होगी। लेकिन जब तीन ब्रैकेट दिए हों मल्टीप्लिकेशन में तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से निकाला जाएगा वो मैं डायरेक्टली आपको सम में समझाऊंगा। क्लियर हुआ, इसमें लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अभी। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, डिवीज़न। डिवीज़न में डी वाई अपॉन डी एक्स, डिवीज़न में सबसे पहले अपॉन में वी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी v, यहाँ पे माइनस वाली साइन, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होगा, डिवीज़न में क्या लिखना है, माइनस। और मल्टीप्लिकेशन में शुरुआत से जिस तरह से है उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे, u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव। लेकिन इसमें थोड़ा इन्वर्स होगा, इसमें नीचे से स्टार्ट किया जाएगा, v एज इट इज़, फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, और अपॉन में v स्क्वायर। अपॉन में जो v स्क्वायर हम लिखने वाले हैं उसका कोई भी तरह से, किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन हमें करना नहीं है। जो ब्रैकेट दिया है वो एज इट इज़ लिखना है और उसका स्क्वायर करके छोड़ देना है। सिर्फ न्यूमरेटर की ही कैलकुलेशन होगी, इसमें डिनोमिनेटर में v स्क्वायर सिर्फ लिखना है, उसकी कोई कैलकुलेशन एक भी स्टेप की करनी नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब चेन रूल तो कैंसिल है,
हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 से। मैंने इससे पहले भी ये सब करवा दिया है, लेकिन अभी क्या है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। बहुत सारे इलस्ट्रेशन मैंने इसमें करवा दिए हैं, लेकिन सब रिवीजन हो जाएंगे, इसलिए हम शुरुआत से ही अभी सारे सम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 174। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सम में जब भी इस तरह से माइनस प्लस साथ में दिया हो ना, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स अलग कर देंगे, यानी उनकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। किसके हिसाब से, एक्स रेस टू एन वाला जो फॉर्मूला था ना हमारा, उसके हिसाब से वो मेथड से डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई किसके बेस पे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसके अंदर एक्स होगा उसी का डेरिवेटिव होगा। क्लियर? अदरवाइज किसी का एक्स के बिना का कोई भी डेरिवेटिव होगा नहीं। जिसका एक्स, जिसके साथ एक्स नहीं होगा उसका आंसर क्या होगा, इट इज़ कांस्टेंट। ये कौन सा नंबर है, कांस्टेंट, सिर्फ नंबर दिया है, इसमें वेरिएबल एक्स साथ में नहीं है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। और एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज बी ज़ीरो। हमेशा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्स रेस टू एन फिक्स यहाँ पे एक्स होना चाहिए और रेस टू कोई भी नंबर। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या था कि ये जो नंबर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, फिर इसमें से कम हो जाएगा। क्लियर? फिर ये 3, ये 2 एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर एक्स के आगे भी नंबर हो ना, तो ये पावर और ये आगे वाला नंबर, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 2 ज़ा 6। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। और x अब इसमें से एक कम हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1। सिर्फ x दिया हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये हमें याद रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में कर दूंगा। क्लियर? जब भी सिर्फ x दिया हो ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन, जब भी सिर्फ x दिया हो, सिर्फ x यानी कोई भी पावर ना हो, यानी कौन सी पावर होगी, x की सिर्फ एक पावर होगी। जब भी x की एक पावर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। और कांस्टेंट -3 जो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यानी 4x 4 माइनस 1 3 माइनस 6x 2 माइनस 1 1 1 हम लिखेंगे नहीं, 2 1 ज़ा 2, और ये -0 है वो भी नहीं लिखा जाएगा, यानी ये हमारा आंसर। आप डायरेक्ट ये स्टेप यहाँ पे भी लिख दे तो ये लिख दोगे ना तब भी चलेगा। डायरेक्टली हम ये स्टेप यहाँ पे भी लिख दें ना तब भी चलेगा। क्लियर? ये फाइनल आंसर है। ये तो आपको पता चले इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है, एक स्टेप बढ़ा दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला, लेकिन पता चलेगा। x रेस टू 3 रूट एक्स 4 अपॉन एक्स क्यूब रूट 1/4। तो ये कांस्टेंट हो गया। इसका आंसर तो हमें पहले से ही पता है कि 0 होगा। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको क्लियर हो चुका होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 अभी मैं करवा रहा हूँ, पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बाद में अगर फिर भी ना पता चले तो मैं डिफ़िकल्टी लेक्चर में फिर से सबको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? सबसे पहले क्या करूँ, मैंने इससे पहले ये जो सम करवाया था ना, तो क्या किया था, एक एक की कैलकुलेशन में करता जा रहा था और उसके आंसर आते जा रहे थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सबको कन्वर्ट कर देंगे, फिर बाद में कैलकुलेशन करेंगे। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्स रेस टू 3, सबसे पहले तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ इस तरह से लिखेंगे ना तब भी चलेगा, लेकिन जिनका हो सकता है ना डेरिवेटिव डायरेक्टली, उनका डेरिवेटिव हम निकाल देते हैं। एक्स रेस टू 3 यानी 3 आगे होगा x के साथ मल्टीप्लाई में, और इसमें से कम हो जाएगा। फिर ये जब भी सिर्फ रूट में x दिया हो तो उसका रूट निकालने से क्या हो जाएगा, उसकी पावर 1.5 हो जाएगी। जब भी कोई भी चीज़ इस तरह से रूट में हो, रूट x रूट 2 रूट 3, तो रूट निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी पावर 1.5। फिर जब भी नीचे x दिया हो
तो कैलकुलेशन करने के लिए हम नीचे जो x है उसको कहाँ पे लेके आएंगे, ऊपर। कुछ भी पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं दी, यानी कौन सी पावर होगी, 1 तो होगी, और वो 1 आगे कुछ है नहीं यानी प्लस। इसको ऊपर अगर लेके आएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ये रूल है, जब भी नीचे की कोई भी टर्म यानी नीचे का कोई भी वेरिएबल नंबर अगर उसमें कोई भी पावर दी हो तो ठीक है, लेकिन जो भी वेरिएबल हो उसकी कोई पावर ना दी हो तो हमें क्या एज्यूम करना है, क्या समझना है, एज्यूम नहीं सॉरी, क्या समझना है कि उसकी 1 पावर तो होगी, और कुछ नहीं यानी +1। इसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस। इन शॉर्ट प्लस पावर हुई तो माइनस लिखना है, और माइनस हुई तो प्लस। क्लियर। सपोज नीचे माइनस होती तो अगर हम यहाँ पे ऊपर लिखते तो माइनस वाली पावर क्या हो जाती, प्लस, और प्लस वाली पावर माइनस। क्लियर। अब ये क्यूब रूट है तो ये 1/2 नहीं, 1 क्या होगा, 3। स्क्वायर रूट था तो 1/2 किया, यहाँ पे क्यूब रूट यानी 1/3, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब 3x 3 - 1 2, ये कैलकुलेशन तो ख़त्म हो गई। अब ये कैलकुलेशन x⁻n, n आगे x के साथ मल्टीप्लाई में, और उसमें से एक कम हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से -1, ये -4 है तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, क्योंकि ये -1 वैसे भी x के साथ मल्टीप्लाई में होने वाला है, ये 4 भी मल्टीप्लाई में है, एक भी मल्टीप्लाई में होगा, यानी -4 × -1, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, ये x -1 एज इट इज़, उसमें से 1 माइनस किया जाएगा। फिर ये जो पावर है इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसको ऊपर लेके आएंगे, यानी ये +1/3 है तो वो क्या हो जाएगी, -1/3। 0 तो अभी हम निकाल ही देंगे, ये नीचे प्लस था तो ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम ऊपर लेके आए। इसकी कैलकुलेशन ख़त्म हो चुकी है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बाकी है। हाफ में से -1 यानी -½ बचेगा, आधे में से पूरा जाएगा तो -½ ही बचेगा ना। क्लियर। फिर अब -1 -1 अगर दोनों साइन सेम हो तो उसकी पावर क्या होगी, सॉरी उसके नंबर का क्या होगा, एडिशन, और जो साइन होगी वो एज इट इज़। -1 -1 यानी -2। ये कैलकुलेशन हो चुकी थी, यहाँ पे ये ख़त्म हुई। अब ये बाकी है x⁻n, -1/3 इंटू x -1/3, और उसमें से -1 किया जाएगा। अब हम जो ये टर्म थी उसको x⁻n के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो बेस पर। इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है कब से, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसकी भी ख़त्म हो चुकी है। ये x स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तो x स्टेप किस तरह से हम बढ़ाएंगे, ये 2 तो नीचे था, ये जो माइनस पावर थी ना, जिस तरह से हम इसको, ये नीचे था तो उसको न्यूमरेटर में लेके आए और प्लस का माइनस किया। अब इसी हिसाब से हम इसी तरह से, ये माइनस ऊपर है तो इसको नीचे लेके जाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए। क्लियर। माइनस वाली पावर अगर ऊपर हो तो उसको प्लस करने के लिए उसको नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। फिर एज इट इज़ ये, फिर ये 4 एज इट इज़, x⁻² नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा, +2, प्लस माइनस माइनस, फिर x एज इट इज़ -1/3 -1। एलसीएम किस तरह से होगा, -1, 3 × 1 = 3, और अपॉन में 3, यानी ये भी साइन यहाँ पे लिखी जाएगी, -1 एज इट इज़, 3 × 1 = 3, माइनस साइन, और नीचे एलसीएम हमने 3 लिया है यानी पूरा 3 लिखेंगे हम, पूरे डिनोमिनेटर में 3। ये एज इट इज़, इसकी कैलकुलेशन ख़त्म हो चुकी है। ये भी अभी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये -1/3 x -1 -3 यानी -4/3। क्लियर। -1 -3 यानी -4/3।
अब ये एज इट इज़ रिपीट ही होगा, ये एज इट इज़, ये तो ख़त्म ही हो चुके हैं सब, ये भी कैलकुलेशन कंप्लीट, सिर्फ ये एक बाकी थी -1, और ये माइनस है ना, इसको नीचे लेके जाएंगे, यानी 3 इंटू एक्स रेस टू 4/3, ये -1 एज इट इज़, फिर ये नीचे आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू एक्स, माइनस की जगह पे प्लस 4/3, तो हम आंसर मैच कर लेते हैं, 3x² प्लस 1/2x रेस टू हाफ प्लस 4/x² माइनस 1/3 x रेस टू 4/3, इट इज़ अवर आंसर। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे सम नंबर 9 पे। इससे पहले ये अच्छी तरह से आप देख लेना, ये भी प्लस और माइनस दोनों साइन साथ में है, इसलिए हमने x⁻n वाली मेथड से ही कैलकुलेशन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे सम नंबर 9। सम नंबर 9 में y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 और 3x माइनस 2, तो दो ब्रैकेट दिए हैं और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन के अंदर दो ब्रैकेट दिए जाएंगे। क्लियर, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो हमें क्या समझना है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट को एज्यूम करेंगे u, सेकंड को एज्यूम करेंगे v, और यहाँ पे ये एज इट इज़ जो मेथड में करवा रहा हूँ ना उसी मेथड से करना है। इसको u एज्यूम करो, इसको v एज्यूम करो। u इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 और v इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, du/dx, 2 2 ज़ा 4x, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 1 1, और कांस्टेंट का आंसर 0, यानी 4x। dv/dx, सिर्फ x हो तो आंसर क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 1, और सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो वेरिएबल बिना का तो उसका आंसर 0, यानी 3 1 ज़ा 3। अब इस तरह से पैटर्न में जाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू u एज इट इज़, उसका मल्टीप्लिकेशन v के डेरिवेटिव के साथ dv/dx, फिर प्लस v एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u du/dx। क्लियर, तो देखो मैंने जो क्रॉस पैटर्न आपको दिखाई है ना वही है, u v का डेरिवेटिव यानी ये इंटू ये, फिर v एज इट इज़, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन u के डेरिवेटिव के साथ, तो 2x² प्लस 3 और फिर इंटू 3 प्लस v 3x माइनस 2, v का डेरिवेटिव सॉरी u का डेरिवेटिव 4x। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 1 बाई 1, 3 2 ज़ा 6x² प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 x², फिर माइनस 2 4 ज़ा 8x, ये प्लस 6x², ये प्लस 12x², फिर माइनस 8x, फिर प्लस 9, 12 प्लस 6 18x² माइनस 8x प्लस 9, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों x² ही है। लाइक टर्म्स में, लाइक टर्म्स को क्या किया जाता है, सबसे पहले पास में लिखा जाता है, फिर उसका सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी हो, इसके आगे कुछ साइन नहीं तो प्लस, ये भी प्लस 6 प्लस 12 18x² माइनस 8x प्लस 9। क्लियर, बस अभी इतना ही रखते हैं, दूसरे इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी अच्छी तरह से आप ये सारे जो भी मैंने फॉर्मूलास और सम लिखा है ना एक बार क्लियर कर लो, तो इसके बाद में जो वीडियो होगा उसमें मोस्टली आधे से ज़्यादा चैप्टर 90% चैप्टर क्लियर हो जाएगा।